वेलकम बैक इन द +2 क्लास ज्योग्राफी। तो हम आज हमारा जो सेकेंड लेसन है, हमारी जो बुक है भारत और भारत के लोग और उसकी अर्थव्यवस्था जो है बुक है, उसमें हम हमारा सेकेंड लेसन करने जा रहे हैं प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। मतलब इस चैप्टर में ओनली हम भारत के प्रवास की बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले किया था हमारी प्रीवियस बुक में प्रवास क्या होता है, क्योंकि देखो जो मानव की जनसंख्या है उससे संबंधित मतलब वो एक जगह की जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किन कारणों से है और वहाँ की जनसंख्या जो है उसकी वृद्धि में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये सारी चीजें हमने की थी। तो एक कारक हमारा क्या आ जाता है, प्रवास भी आ जाता है। तो प्रवास जो है उसकी संकल्पना और परिभाषा को हम पहले भी समझ चुके हैं। प्रवास दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण जो है उसके तहत आता है। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, जो जनसंख्या वितरण है, ठीक है, उसमें ये किसमें आ जाता है, पुनर्वितरण का अभिन्न अंग बन जाता है। अभी इसमें काल का मतलब क्या है, टाइम टू टाइम। दिक् और काल का मतलब क्या है, समय से लेकर ही जो है प्रवास में क्या आता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। अगर हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो देखो कितने विदेशी यहाँ पे भारत में आए हैं और किस तरह से वो भारत में बस गए। यहाँ पे मतलब आपने देखा होगा जो हमारा आधुनिक काल है उसमें ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, वो भी यहाँ पे बसे थे। उससे पहले जो है हमारा मेडिवियल टाइम था, मध्य जो समय था, उस टाइम पे भी, मध्यकाल के टाइम पे जो है जितने भी मुस्लिम शासक थे वो भी भारत आए थे और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे भारत को अपना आवास बना लिया। तो भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद एक आकर बसने का इतिहास बताता है। इस प्रकार भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में बाहर जाते रहे हैं। देखो ब्रिटिशर्स टाइम पे वो लोग क्या करते थे, इंडेंचर्ड लेबर के रूप में भारतीय लोगों को क्या करते थे, वहाँ दूसरे कंट्रीज में ले जाते थे। अभी जो दक्षिण अफ्रीका है या श्रीलंका है, मतलब इन देशों में भारत के बहुत ऐसे निवासी हैं जो भारत के वहाँ पे बसे हुए हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा प्रवास होता है। तो प्रवास एक तो एक देश के अंदर भी हो रहा है और प्रवास जो है दूसरे कंट्रीज के साथ भी होता है। अगर हम जो है प्रवास किस लिए करते हैं, प्रवास किया जाता है बेहतर अवसरों की तलाश में। मतलब हमें जो है जॉब्स है, ठीक है, रोजगार के बेहतर अवसर चाहिए या हमें शिक्षा के बेहतर अवसर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, प्रवास कर जाते हैं। मतलब प्रवास किसके लिए किया जाता है, जब हमें ये लगता है कि दूसरी जगह पे फैसिलिटीज बहुत अच्छी है तो हम लोग क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। अगर आप भारत में जनगणना से पहले, आपको पता ही है कि भारत की जो जनगणना है वो हर 10 साल हो रही है, ठीक है। तो जनगणना से ही हमें ये पता चल जाता है कि कितना प्रवास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें देश में प्रवास के संबंध में सूचना होती है। जनगणना में क्या होती है, प्रवास की सूचना भी होती है। क्योंकि हर 10 साल में जब जनगणना की जाती है तो सारा सब कुछ क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। तो उसमें प्रवास की सूचना को भी जोड़ा जाता है। वास्तव में प्रवास को 1881 ईस्वी में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया गया था। प्रवास की सूचना को कब जोड़ना स्टार्ट कर दिया गया था, 1881 की जो जनगणना हुई थी उसी टाइम पे प्रवास को भी की सूचना को जनगणना में जोड़ना स्टार्ट कर दिया गया था। इसको भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया गया था। इन आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था। अभी ये जो आंकड़ा था इसको किसके स्थान पर दर्ज किया गया था, जन्म के स्थान पर। मतलब हम कहते हैं ना हमारा बर्थ प्लेस, तो जन्म के स्थान पर जो है प्रवास को क्या किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था कि किस व्यक्ति का जन्म कहाँ पे हुआ है, उसका जन्म स्थान कौन सा है। परंतु 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया था और उसमें 2 घटक जोड़े गए थे। 1961 में जब जनगणना की गई थी तो उसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। मतलब इस ये जो चलता आ रहा था ना जन्म के स्थान पर जो प्रवास है, उस
उसको क्या किया गया था, संशोधित किया गया था और इसमें दो घटक जो है वो जोड़े गए थे और ये दो घटक थे जन्म स्थान अर्थात गांव या नगर और दूसरा था निवास की अवधि सम्मिलित किए गए। ठीक है, इसमें कौन कौन सा था, पहला मुख्य संशोधन किया गया था उसमें दो घटक थे जन्म स्थान, जन्म स्थान में हमारा आ जाता है गांव, मतलब जन्म स्थान कहाँ का है, गांव का है या नगर का है, ठीक है ना, गांव या नगर। और नेक्स्ट हमने इसमें जो है दूसरा घटक था वो कौन सा जोड़ा था, इसमें निवास की अवधि, मतलब वहां पे क्लियर। अभी 1961 में जो संशोधन किया गया था तो पहले जन्म स्थान देखा गया कि वो गांव का है या नगर का है, दूसरा घटक क्या था कि वो निवास की अवधि, मतलब वो गांव में कितने दिन रहा है या नगर में कितने दिन रहा है और उसके कितने दिनों के बाद या कितने सालों के बाद वो क्या कर रहा है, प्रवास कर रहा है। तो ये संशोधन यहाँ पे किया गया था। इसके बाद 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि की अतिरिक्त सूचना को समाविष्ट किया गया था। इसके बाद 1971 में क्या किया गया कि जो पिछले जो आवास है उसकी सूचना को यहाँ पे क्या किया गया, संशोधित किया गया, जोड़ा गया और कितनी अवधि तक वो रुका है और उसके अलावा जो अतिरिक्त सूचना है उसको भी जोड़ा गया था। प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया। ठीक है, प्रवास के क्या क्या कारण हैं, प्रवास के जो कारण है उसको कब जोड़ा गया, 1981 में जो जनगणना की गई थी उसमें जोड़ा गया था, किसको, प्रवास के कारणों को जोड़ा गया था और जिसका क्रमिक जनगणना में संशोधन किया गया। अभी जनगणना में प्रवास पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना में प्रवास से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला है, क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या व्यक्ति इसी गांव या शहर में पैदा हुआ है। मतलब उसकी बर्थ प्लेस कहाँ है, कहाँ पे उस व्यक्ति ने जन्म लिया है। यदि नहीं तब जन्म के स्थान की ग्रामीण या नगरीय स्थिति, अगर वो उसी गांव का, मतलब उसके माता पिता तो उस गांव के हैं बट वो बच्चा वहां पे पैदा नहीं हुआ है, तो उसमें क्या देखा जाता है कि वो जो है कहाँ पे पैदा हुआ है, जन्म के स्थान की उसकी स्थिति देखी जाती है। अगर नहीं है इसका आंसर, तभी देखा जाता है जन्म स्थान स्थिति। ठीक है, जन्म स्थान स्थिति में वही आ जाता है हमारा ग्रामीण और नगरीय। कौन सा जन्म स्थान स्थिति है, जिले और राज्य का नाम, साथ में क्या आ जाता है, जिला और कौन से जिले में है और वो जिला कौन से राज्य में है, ये सारा डिटेल पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम हरियाणा के हैं, ठीक है ना, हरियाणा हमारा राज्य है, जिला हमारा भिवानी, हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और हमारा गांव कौन सा है, तो ये हमारा इस डिटेल में आ जाता है। इसके बाद जो है, और यदि भारत से बाहर का है तो जन्म के देश के नाम की सूचना प्राप्त की जाती है। अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म तो हुआ है भारत में पर वो भारत का नहीं है, तो उसको उसके मतलब उसके देश की सूचना भी ली जाती है कि वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या आता है, क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है। ठीक है, ये तो है, यहीं पे पैदा हुआ है। दूसरे में क्या आ जाता है, कहीं और से। आया है, ठीक है, मतलब वो कहीं दूसरी जगह से यहाँ पर आया हुआ है या नहीं। यदि यहाँ पे वो कहीं और से आया है तब निवास के पूर्व स्थान, मतलब वो कहाँ पे रहता था पहले। अभी देखो कोई कहीं दूसरी जगह से यहाँ पे आया है, मान लो कोई पंजाब से हरियाणा में आया तो उसका पूर्व निवास स्थान देखा जाएगा ना। पूर्व निवास स्थान, अभी तो वो हरियाणा में है
स्थान कहाँ का था? पंजाब से आए तो ऑब्वियसली पूर्व निवास स्थान कहाँ पे था? पंजाब में था। तो ये सारी चीजें क्या है, ये दो क्वेश्चन जो है मोस्टली इसमें पूछे जाते हैं और इसमें देखा जाता है इनके आधार पर ही जनगणना की जाती है। और उसके जो जिले और राज्य का नाम, ठीक है ना, पूर्व निवास स्थान, फिर कौन से जिले से वो बिलोंग करता है, कौन से राज्य से बिलोंग करता है, ये सारी जो है डिटेल उसकी ली जाती है। और अगर वो देश से बाहर है तो उसे देश के नाम का भी पूछा जाता है कि कौन से देश से वो बिलोंग करता है। तो जनगणना में प्रवास पर ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में लेकर बैठनी है और अच्छे से पढ़ना है। इनके अतिरिक्त पिछले निवास स्थान से प्रवास के कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछी जाती है। मतलब जो पूर्व निवास स्थान है उससे प्रवास करने के क्या कारण है, ठीक है ना, किन कारणों से उसने क्या किया है, प्रवास किया है। और गणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछी जाती है और उसकी निवास की कितनी अवधि है, मतलब कितने सालों तक वो वहां पे रहा है, कितने समय तक रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, निवास की अवधि कहेंगे। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। अभी हम करेंगे कि भारत में जो जनगणना होती है वो किन आधारों पर की जाती है। ठीक है, भारत में जनगणना में प्रवास की गणना, क्लियर। अभी हम प्रवास की गणना के लिए इसमें हम कौन कौन से लेते हैं, सबसे पहले दो आधारों पर की जाती है। सबसे पहले है जन्म का स्थान, जन्म का स्थान, ठीक है ना, मतलब उसका बर्थ प्लेस कहाँ पे है। अभी इसमें ये देखा जाता है कि यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें मतलब जन्म का स्थान देखा जाता है कि अगर जन्म का स्थान और प्रवास का स्थान अलग अलग है तो उसमें इसे क्या बताया जाता है, जीवन पर्यंत प्रवासी। मतलब ये क्या है, पूरी उम्र इसे क्या माना जाता है, माइग्रेंट माना जाता है, प्रवासी माना जाता है। सेकंड इसमें आ जाता है हमारा निवास का स्थान। ठीक है, जन्म का स्थान जहाँ पे जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद वो अभी कहाँ पे निवास कर रहा है। अगर वो अपने पैतृक गांव में या देश में नहीं रह रहा है, वो दूसरी जगह रह रहा है, तो वो उसका हो गया निवास स्थान। मतलब प्रेजेंट में वो कहाँ पे निवास कर रहा है। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। मतलब यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, मतलब अभी गणना की है, तब जनगणना की है, तब ये पता चला है कि वो हरियाणा में रह रहा है। अभी तो वो हरियाणा में रह रहा है, बट उसका निवास स्थान, जो पिछला निवास स्थान था, वो कहीं और का था, मतलब वो राजस्थान का था, और अभी प्रेजेंट में वो हरियाणा में रह रहा है। तो इस अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है कि पिछले निवास स्थान से ये क्या है, प्रवासी है। मतलब वो राजस्थान से क्या हो गया है, माइग्रेट हो गया है, प्रवासी है, और वो हरियाणा में रह रहा है। इसका मतलब ये है कि आप भारत की जनगणना में प्रवासियों के अनुपात की कल्पना कर सकते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में, अगर हम 2001 की जनगणना की बात करते हैं तो हमारे देश में 102.9 करोड़ प्रवासी थे। ठीक है, हम किसकी गणना कर रहे हैं, यहाँ पे प्रवास की गणना कर रहे हैं, क्योंकि ये लेसन हमारा किससे बिलोंग है, माइग्रेशन से ही बिलोंग है। तो 102.9 करोड़ लोगों में से 30.7 करोड़ की रिपोर्ट प्रवासी के रूप में है। 102.9 में से 30 करोड़, मतलब अबाउट 30% जो लोग हैं
क्लियर? कितने परसेंट लोग हैं इसमें? 30% जो लोग है, 30.9 करोड़ में जो आ गया इसमें, मतलब है 30% जो लोग हैं इस जनसंख्या का, वो क्या है? वो प्रवासी है। दे आर माइग्रेंट्स, वो प्रवासी है और उनके अपने जन्म के स्थान से अलग रह रहे हैं। मतलब ये अपने जन्म स्थान पर नहीं रह रहे, मतलब ये दूसरे स्थान पर रह रहे, निवास के स्थान पर रह रहे हैं। अभी इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें, यद्यपि निवास मतलब पिछले स्थान के संदर्भ में यह संख्या 31.5 करोड़ है। कितनी है ये? 31.5 करोड़। मतलब जन्म के स्थान पर तो ये आ गई 30.9 करोड़ और निवास के स्थान पर आ गई ये 31.5 करोड़। मतलब अबाउट 31% जो लोग हैं वो निवास के स्थान के इसमें आ जाते हैं। अभी इसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक आता है इसमें है प्रवास की धाराएं। ये तो हो गया भारत में जनगणना प्रवास, उसके दो आधार हमने देख लिए, जन्म के स्थान पर और निवास के स्थान पर, और उसके हमने देख ली अकॉर्डिंग टू डाटा 2001 के हिसाब से कि कितने लोग जो है जन्म के स्थान पर प्रवासी है और कितने लोग जो है वो निवास के स्थान पर प्रवासी है। अभी हमारे आ जाएंगी प्रवास की धाराएं। प्रवास की धाराएं। देखो, आंतरिक प्रवास जो होता है हमने किया था पिछले भी कॉन्सेप्ट में, एक तो होता है आंतरिक प्रवास, ठीक है। आंतरिक प्रवास का मतलब होता है देश के अंदर में, मतलब हमारे देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, ठीक है, जो हमारे देश की जो सीमा है उसके अंदर जो प्रवास हो रहा है, मतलब जम्मू कश्मीर के लोग केरल में जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं या और कहीं जाके रह रहे हैं, मतलब अदर स्टेट्स में रह रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से दूसरे स्टेट्स के लोग, मतलब वो आंतरिक हो गया, मतलब हमारे देश की सीमा के अंदर ही हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? आंतरिक प्रवास कहेंगे। और दूसरा हमारा है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है विभिन्न देशों के साथ, देश के बाहर और अन्य देशों के अंदर। अंतरराष्ट्रीय देश के बाहर और दूसरे देशों के साथ जो प्रवास हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो हमारे दो प्रवास हो गए, आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय। प्रवास से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। आंतरिक प्रवास है, उसके अंतर्गत कितनी धाराएं हैं? 4 धाराएं हैं। कितनी हैं? 4 धाराएं हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं ये हम करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है इसमें ग्रामीण से नगरीय, ठीक है। मतलब लोग प्रवास कहाँ से कर रहे हैं? गांव से कहाँ पे जाके रह रहे हैं? नगर में जाके रह रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रामीण से नगरीय, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ गया ग्रामीण से नगरीय आ गया। दूसरा हमारा आता है ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण हमारा हो गया यहाँ पे। ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। पहला हमारा आता है ग्रामीण से ग्रामीण, मतलब लोग क्या कर रहे हैं? एक गांव से जब दूसरे गांव में जाकर रह रहे हैं, ठीक है, मतलब वो गांव से प्रवास कर रहे हैं दूसरे गांव में, तो वो हो गया ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास। जब लोग ग्रामीण से नगर क्षेत्र में जा रहे हैं तो वो हो गया ग्रामीण से नगरीय प्रवास।
अभी नेक्स्ट इसमें आ जाता है, थर्ड हमारा आ जाता है नगर से नगरीय से नगरीय। ठीक है, मतलब लोग एक शहर को छोड़कर जा रहे हैं और दूसरे शहर में जाके बस रहे हैं, तो वो हो गया हमारा नगरीय प्रवास, नगर से नगरीय प्रवास। और नेक्स्ट हमारा आता है नगरीय से ग्रामीण। अभी देखा है आपने लॉकडाउन में जो है लोग क्या हो गए, नगर से कहाँ पे आ गए, ग्रामीण क्षेत्र में आ गए। तो ये हो गया हमारा नगर से ग्रामीण प्रवास। तो ये प्रवास की जो है आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं हैं। कौन कौन सी है? ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण। ये हो गई हमारी 4 धाराएं। अभी ये देखो, भारत में 2001 के दौरान पिछले निवास के आधार पर परिकलित 31.5 करोड़ प्रवासियों में से हमने किया था ना, 2001 का हमने किया था कि 31.5 करोड़ जो प्रवासी थे वो निवास के आधार पर थे। ठीक है, उनमें से 9.8 करोड़ ने पिछले 10 वर्षों में अपने निवास का स्थान बदल लिया है। इनमें से 9.8 करोड़ ने जो पिछले 10 साल है उसमें अपना जो है निवास स्थान बदल लिया। ठीक है, निवास स्थान क्या कर दिया है इन्होंने, अपना बदल लिया है। इनमें से 8.1 करोड़ अंतरराज्यीय प्रवासी थे, अंतरराज्यीय। अभी इनमें से 8.1 करोड़ जो थे वो क्या थे, अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय का मतलब होता है एक राज्य के अंदर ही प्रवास करना। अभी हमारा स्टेट है हरियाणा, ठीक है, भिवानी से हम रोहतक चले गए या हिसार चले गए, गुरुग्राम चले गए, करनाल चले गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अंतरराज्यीय प्रवास। तो कितने लोगों ने अंतरराज्यीय प्रवास किया है? 8.1 करोड़ लोग जो है वो अंतरराज्यीय प्रवासी थे। इस धारा में स्त्री प्रवासी प्रमुख थी, मतलब इनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? स्त्री प्रवास की। किसकी जनसंख्या ज्यादा थी? स्त्री प्रवास की जनसंख्या ज्यादा थी। इनमें से अधिकांश विवाहोपरांत प्रवासी थे। अभी ये स्त्री प्रवास की जनसंख्या ज्यादा क्यों थी? बिकॉज शादी के कारण, विवाह के कारण क्या हो गए, उनको प्रवास करना पड़ा है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, विवाहोपरांत प्रवासी बन गई। अभी देखो, अंतरराज्यीय और अंतरराज्य प्रवास की विभिन्न धाराओं में स्त्री और पुरुष प्रवासियों के वितरण को आपकी जो बुक है उसमें एक डायग्राम दे रखा है 2.1 और 2.1 में प्रस्तुत किया गया है। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से करना है। इसमें देखो दे रखा है ग्रामीण से ग्रामीण की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रवास जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 10 लाख में दे रखा है। किस तरह से दे रखा है ये देखो आपकी बुक में, मतलब एक डाटा बना रखा है। तो यहाँ पे जो प्रवासी है वो कितने में दिखा रखे हैं, 10 लाख। ओके, और यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि जो प्रवास है, निवास के अंतिम स्थान के अनुसार जो प्रवास है वो किस तरह से हुआ है। तो आपका डाटा दिखा रखा होगा इस तरह से। तो ये हो गया ग्रामीण, ठीक है, आपकी बुक में ये दे रखा है, ग्रामीण से ग्रामीण हो गया ये। तो उसमें आपका दे रखा है ग्रामीण से ग्रामीण की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना है, यहाँ पे 10, ठीक है, 10 लाख से ये हमारा हो गया है 40 लाख तक। तो पहले जो है गांव में इतने लोग थे और गांव में मतलब इतने प्रवासी क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो ये 10 से कितना हो गया है, 40 हो गया है। क्लियर? तो ये हो गया है हमारा ग्रामीण प्रवास। ग्रामीण से अगर हम नगरीय प्रवास की बात करते हैं तो ये हमारा और भी कम आ जाता है यहाँ पे, मतलब ये 6 या 7 है यहाँ पे, इससे बस थोड़ा सा
अभी ये क्या दिखा रहा है हमें, ठीक है, ये तो दिखा रहा है कि ग्रामीण और ग्रामीण प्रवास हमारा बहुत ज्यादा हो रहा है और ग्रामीण से नगरीय प्रवास जो है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है, ठीक है। मतलब ये 10 वर्ष के भीतर ही हुआ है, ये 2001 की जो डाटा है उसके हिसाब से। अभी इसमें हमारा फिर आ जाता है थर्ड, हमारा कौन सा आता है, नगर से नगरीय, नगर से नगर, नगरीय से नगरीय जो है, अगर हम इसका डाटा देखते हैं तो ये बहुत ही कम है, ठीक है। इसका डाटा ऐसे आ जाता है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखना। तो नगर से नगरीय जो प्रवास है, सॉरी नगरीय से ग्रामीण आएगा यहाँ पे, नगरीय से जो ग्रामीण प्रवास है वो बहुत कम हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि नगर में प्रवास कम है और ग्रामीण प्रवास भी बहुत कम है और नगर से नगरीय प्रवास भी बहुत कम है, नगर से नगर। तो ये डाटा आप अपनी बुक में चेक करोगे। ये हमारी पिक्चर है 2.1 का पिक्चर दिखाया गया है कि उसमें ये डाटा इस तरह से दिया गया है और इसमें जो है ये दिखाया जा रहा है कि पुरुष और स्त्री का कितना है। देखो ये तो हो गया पुरुष और ये हो गई स्त्री, ठीक है, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि पुरुष जनसंख्या है उसका बहुत कम है और स्त्री जनसंख्या है उसका प्रवास सबसे ज्यादा हुआ है। तो ये क्या बता रहा है कि 1.1 करोड़ जो थे वो स्त्री प्रवास ही सबसे ज्यादा इसमें हुआ है। अभी इसी तरह से हमारा जो है टेबल है 2.1 का, वो भी हमें यही दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष जो है वो किस तरह से उसकी प्रवास की धाराएं हैं। अभी इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों का सर्वाधिक संख्या है। स्त्रियों की सर्वाधिक संख्या किसमें है, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में। और ये किसके कारण है, शादी के कारण है, विवाह के कारण हुई है। और इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतरराज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में पुरुष सर्वाधिक है, ठीक है ना। ग्राम से मतलब जो प्रवास है पुरुषों का क्या है, नगर में बहुत ज्यादा हुआ है और ये किसके कारण है, हमारे आर्थिक कारण हमें दर्शाता है। ये दूसरी जो टेबल है उसमें दिया गया है। आंतरिक प्रवास की इन धाराओं के अतिरिक्त भारत में पड़ोसी देश से आप्रवास और उन देशों की ओर भारत से उत्प्रवास भी हुआ है। मतलब जो हमारे पड़ोसी देश है जैसे कि नेपाल है, बांग्लादेश है, ये क्या है, हमारे पड़ोसी देश है, या फिर और कहीं से लगा लो, ठीक है, भूटान वगैरह से, तो वहां से क्या, वहां से अगर भारत में आ रहे तो वो हो गया आप्रवास। और भारत के लोग जैसे अमेरिका जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं तो वो हमारा हो गया उत्प्रवास, ठीक है। तो आप्रवास भी हो रहा है और उत्प्रवास भी हो रहा है। और इस तरह से हमारा जो डाटा है वो क्या दिखाता है कि 2001 में अंकित है कि भारत में अन्य देशों से 50 लाख जो व्यक्ति है उनका प्रवास हुआ है। 2001 का डाटा हमें क्या बता रहा है कि 50 लाख लोग जो है वो उनका क्या हुआ है, आप्रवास हुआ है, मतलब विदेशों से भारत में आके बसे हैं। इनमें से 96% पड़ोसी देश है, जैसे कि बांग्लादेश से 30 लाख लोग आए हैं, पाकिस्तान से 9 लाख लोग हैं, नेपाल से 5 लाख है, इसमें तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और म्यांमार जो है 1.6 लाख जो है शरणार्थी भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है। इनमें रेफ्यूजीज आ जाते हैं 1.6 लाख। जहां तक भारत के उत्प्रवास का प्रश्न है, ऐसा अनुमान है कि भारतीय डायस्पोरा के लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो 110 देशों में फैले हुए हैं। मतलब भारत से उत्प्रवास कितना हुआ है, 2 करोड़। तो ये आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है और इसके आगे का टॉपिक हम बाद में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।